मेरा नाम नीलम गुप्ता है और लोग हमें बहुत पहले से ही जानते हैं मेरे नाम से। जो अब तो मान लीजिए उस चीज़ को नहीं कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो नाम लेना नहीं चाहिए। तो अब तो हम यही लगाते हैं कि पूर्वदर्शी सुंदरी करके ही कह देते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं, अब तो हम मिस्टर शिवशंकर सोनी हैं। ठीक है मैम, आप लखनऊ में रही हैं और वहाँ से आके आज वर्तमान में आप नॉर्मल जीवन जी रहे जी। हैं। बचपन की कुछ बातें ऐसी कैसे आप वहाँ तक पहुँची और बचपन में आपके माँ-बाप रहे होंगे, कुछ इनके बारे में भी हम जानें। देखिए, मेरे मायके का परिवार तो बहुत बड़ा था। मेरे 4 भाई, 4 बहन थी और 7वें नंबर की मैं थी। और जिस समय ये घटना हुई थी तो शायद उस समय मेरी उम्र, उस समय पढ़ रही थी मैं कक्षा 5 में, सरस्वती ज्ञान मंदिर में। तो जिस समय ये घटना हुई है तो उस समय मेरी उम्र वही होगी 12-13 साल की लगभग, जिस समय ये हुआ था। और माता-पिता सब ठीक ही थे, कोई ऐसा नहीं कि घर में कोई अ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हों, ऐसा भी नहीं था। लेकिन भाग्य था जो घटना घट गई है। तो कहने के लिए परिवार तो बहुत बड़ा है मेरा। क्या घटना हुई ऐसा कि आप पहुँच गई? देखिए, अब इसको भाग्य मानो, दुर्भाग्य मानो, कह सकते हैं इसको। पहुँच ऐसे गई कि जैसे मेरे गाँव की एक शारदा नाम की एक औरत थी, धोबिन। तो उसकी ससुराल पड़ती थी दरअसल पिपरौली गढ़िया, जो चंबिल पार है, बीहड़ से एकदम अटैच। तो उस समय उनके जो पति थे बहादुर, वो निर्भय के बड़े क्लोज़ थे। निर्भय गुर्जर। हाँ, उस समय निर्भय ने, आपने सुना होगा बहुत पुराने इंटरव्यू में, कि मुन्नी पांडे को मार दिया था, मुन्नी मुन्ना को। तो उस समय वो टूटा हुआ था और उसको एक औरत की तलाश थी। तो वो ये चाहता था कि औरत, मतलब जो लड़की हो, वो ऐसे खानदान की हो, उच्च खानदान की हो, जो आगे चल के मतलब हमारे साथ सेटल हो सके और वंश भी बढ़ा सके, मतलब हर चीज़ से वो चाहता था। तो उसने कहा कि जिस तरीक़ा की आप लड़की चाहते हो कि जंगल में भी मैनेज कर ले, आगे चल के आपके जीवन में भी आपके रहे और आपका वंश भी चलाए, तो मेरे गाँव में एक लड़की है, लेकिन अभी छोटी है, अगर आप चाहेंगे तो खिलाएँगे-पिलाएँगे तो वो आपके लायक बन सकती है। तो निर्भय ने काफ़ी दिन से उसने मेरे पीछे आदमी लगा रखे थे। और बहुत लोग कहते हैं कि ये बताइए कि हमने सुना है कि लड़कियाँ सब औरैया जिला की, नहीं औरैया जिला की नहीं, बहुत दूर-दूर की लड़कियाँ भी जाती हैं, लेकिन सब मजबूरीवश। जब ये कांड हुआ मेरा, तो उस समय स्कूल के पेपर-वेपर चल रहे थे मेरे शायद। तो एक मार्शल वगैरह जैसे रुकी तो हम लोग आम जन गाँव में कह ही देते हैं कि अगर कोई पूछेगा परिचित कि भैया ये जगह कौन-सी है, तो नहीं लोग बता देते हैं। तो हम भी वही बताने लगे थे। एक लोग पूछने लगे कि दुर्गा मंदिर कहाँ है? तो हम बस रास्ता बताने लगे। इतने पीछे से लोग कुछ आए और मुझे बेहोश किए, उसके बाद मुझे कहाँ ले गए, मुझे कोई होश नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो अपने आप को मैंने जंगल में पाया था। इसके बाद क्या आपके साथ हुआ? होने को तो अब भाई जंगल में गए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ कथा भागवत कराने के लिए तो लेके नहीं जाएँगे लोग। तो आप समझ ही सकते हो उस चीज़ के लिए कि जंगल में नहीं, गए। आप काफ़ी कम उम्र की थी और आपके साथ ऐसी-ऐसी घटना हुई आपके साथ। उसके बाद आप समझ रही हैं मैं क्या पूछना चाहता हूँ। फिर उसके बाद कैसे-कैसे वहाँ पे क्या-क्या हुई आपके ऊपर? देखिए, उसके बाद तो जब मेरे जंगल में गई हूँ, पहली बात तो जब मेरी आँख खुली है 1 डेढ़ बज रहा था और जब बेहोशी की हालत से निकली हूँ, तो मैंने जब जंगल में देखा चौगिरदी, तो जैसे हम लोग तो फ़िल्मों में भी देखते रहते हैं, बच्चे ये भी जानते हैं कि जो खाकी पहनता है वो फ़ौजी पुलिस में होते हैं, जो चितकबरी वर्दी पहनते हैं वो फ़ौज में होते हैं। तो निर्भय की गैंग में एक वर्दी चलती थी, निर्भय भी आपने देखी होंगी कुछ वीडियो में आईपीएस की वर्दी पहने रहता था। अपने आप को कहता आईपीएस 10वीं सम्राट निर्भय सिंह गुर्जर। तो वो भी ऐसी वर्दी पहने था और जो उनके साथ जो लाठी वाले थे उर्फ बुद्धि सिंह, उनके परिवार के रिलेटेड कोई थे, तो वो भी वर्दी पहने थे और कुछ जो गैंग के सदस्य थे वो चितकबरी वर्दी पहने थे, जैसे फौजी लोग पहनते हैं। तो मैं ये सोची जब उठी हूँ तो मैंने कहा शायद से ये लोग मुझे धोखे से ले आए हैं और जो लेके गए हैं शायद इन लोगों ने मुझे बचाया है, क्योंकि ये तो पुलिस और फौजी होते हैं और ये जनता की सेवा करते हैं। तो शायद ये कन्फ्यूजन से मुझे उठा लिया। तो मैं उनसे पूछने लगी, भैया कि हमें आप गलती से उठा लाए हैं, लगता आपने मुझे छुड़ाया है तो मुझे मेरे घर तक पहुँचा दीजिए। तो सब लोग हँसने लगे मुझ पे। तो मैं सोची भैया तुम लोग हँस क्यों रहे हो? तो कहने लगे कि जो इस जगह पे एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता है। कौन बोला ये बात? ये बात लाठी सिंह थे, एक उनके निर्भय के रिलेटेड। वो बोले कि जो यहाँ आ जाता है वो दोबारा एक बार नहीं जाता है।
तो हमने कि मतलब तेरे कहने का क्या है? हमने कि मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई-बहन सब लोग परेशान हो रहे हुए हैं और हम क्यों नहीं जाएँगे? तो हमने रोना शुरू कर दिया चिल्ला-चिल्ला के, तो रोना जब शुरू कर दिया तो मतलब धमकाने लगे कि चुप रहो, सुबह होगा तो भेजेंगे, सुबह होगा तो भेजेंगे। उसके बाद जब सुबह हुआ तब भी मैंने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे भेज दीजिए। आप तो फौजी लोग हो, आप तो पुलिस वाले हो। तो कहिए पुलिस वाले नहीं हैं, ये दस्यु सम्राट निर्भय सिंह गुर्जर का गैंग है और जिन्होंने तुम्हें किडनैप कराया, वो यहाँ के मुखिया हैं। तो मैं सोचने लगी कि निर्भय सिंह मतलब कौन है? हम देखना चाहते हैं। तो जब मैंने कहा कि निर्भय सिंह कौन है? तो पीछे से वो आवाज़ भाई आप लोगों ने देखा ही होगा कितना डेंजरस है, बाल लंबे, दाढ़ी, इतनी बड़ी-बड़ी आँखें, एकदम तो दारू पीने वाला, एकदम खूंखार टाइप का लग रहा है। इसके पहले वहाँ जाने के पहले आपने उनके बारे में जानती थी? मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि जो मेरा घर पड़ता है, वहाँ से जंगल हमें लगता है 150 किलोमीटर दूर होगा। तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता था और बदमाशों की लाइन की चीज़ें कि हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोग तो आउट जगह पे रहते हैं। शहर मतलब कस्बा टाइप का है, जो बिहार से कोई रिलेटेड ही नहीं है कोई चीज़ें। तो गैंग के विषय में क्या सुनना मुझे? उसने कितनी लड़कियों को इस तरीके से उसने लाया होगा जंगल मुझसे पहले एक सीमा परिहार जी थी, उनकी संगे तो उन्होंने शादी की थी। अब वो किस कारण से की थी, क्या नहीं की थी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी डिटेल नहीं है। फिर जब सीमा परिहार ने लाला राम जी से संगे शादी कर ली, तो उसके बाद निर्भया ने मुन्नी पांडे से शादी कर ली। मुन्नी पांडे से शादी की, मुन्नी पांडे ने बगावत कर दी उनकी क्योंकि निर्भया का जो नेचर बाय नेचर जो था, जिसको कह सकते हैं लैंग्वेज में छिनरपन टोटली, तो वो लैंग्वेज मतलब वो थे उनके अंदर। तो कोई भी औरत होगी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। वही सीमा जी ने भी यही किया था क्योंकि सीमा के साथ में भी उन्होंने यही गद्दारी की थी। सीमा के रहते हुए भी गाँव में जा के मुँह मारते थे, तो सीमा ने भी बगावत की। उसके बाद मुन्नी पांडे के साथ भी यही बगावत किए, तो मुन्नी पांडे भी छोड़ के उनको भाग दी। तो हालाँकि उनको मुन्नी पांडे का दुर्भाग्य ये था कि निर्भय के हाथ पकड़ गई और वो मार दी गई। तो जब निर्भय ने मार दिया मुन्नी और मुन्ना, जो मुन्ना जो थे, वो निर्भय की परिवार की बुआ का लड़का या कुछ ऐसे रिलेशन में लगता था। तो दोनों के बीच में प्रेम व्यवहार जो भी हो गया और उन्होंने कहा कि अपराध की दुनिया छोड़ के हम लोग अपनी नई दुनिया बसाएँगे। वो इस लालच में निकल दिए, लेकिन किसी ने मुखबरी दे दी। तो मुन्नी मुन्ना को पकड़ के दोनों ने में? निर्भय ने मार दिया और मार के सैसो थाने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि 2 बदमाश को हमने मार दिया, आप लोग लाश उठा ले जाओ। तो निर्भय अपने आप को ये सोचा कि मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मेरे गैंग से जो रिलेटेड लोग हैं, वो कुछ ना करें। ये उसकी एक मानसिकता बन गई थी, तानाशाही। सही बात है, इसको बिल्कुल तानाशाही कहा जाएगा यहाँ की लैंग्वेज में, क्योंकि गैंग बेहड़ बेहड़ में जितने भी आपने बदमाशों के बारे में सुना है, जब भी सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ा है, वो बदमाश मारा गया है, बर्बाद हो गया है। इससे पहले देखो मलखान दादा थे और लोग थे, इन्होंने कभी औरतों के प्रति कुछ मतलब गलत भावनाएँ नहीं रखी हैं, तो आज वो जीवित हैं। और जिन्होंने मतलब गलत भावनाएँ रखी है, वो आज इस धरती पे नहीं है, चाहे वो कोई भी रहे। और निर्भय का नेचर बाय नेचर जितना भी था, बाकी नेचर हुआ तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये छीनरपन में बहुत नंबर 1 का था। वो किसी गाँव में डकैती डाले या अपहरण करने जाए, वहाँ की अगर बहू-बेटी ना छेड़े, तो उसका पेट ही का हजम नहीं होगा। तो कोई भी उसके संग बगावत मतलब करने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर हमारा तो मतलब कोई रिश्ता तो उससे था नहीं। हमारी तो बहुत छोटी उम्र थी जब मेरा अपहरण किया गया था। और जब मैंने ये सब चीज़ें देखने लगे, 1-2 बार जैसे भागने की कोशिश की, तो निर्भय ने मुझे बहुत मारा भी, बहुत टॉर्चर भी किया मुझे, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर से भी, दोनों तरीके से किया उसने। और आज की अगर वो जनरेशन क्या कहा जाए, तो इसी कहेंगे कि अरे उसके साथ लड़की के साथ बड़ा गलत हो गया। टेंडर टैन लगा, वो लगा तो दुनिया की चीज़ लगा ले। लेकिन हमारे संग जो अपराध हुआ, आज दिन तक हम कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी खुशी से गई नहीं थी। अगर खुशी से जाती तो मुझे उससे बगावत करके आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सही कह रहे हैं? उसके बाद भी निर्भय की जो मानसिकता एक बन गई थी, तो मेरे मन में एक खुंदस हो गई थी ऐसे। उसने मुझे मानसिक तो टॉर्चर किया ही किया, जो भई एक लड़की के एक सपने होते हैं, जो सपने को जो चूर-चूर कर दिया, तो इस लड़की से फिर बड़ा कहते नहीं है, एक औरत से बड़ा सर्वनाश की घड़ी फिर कोई नहीं होती है, जब अपने आप में वो जागृत हो जाए। तो जब निर्भय ने मेरे संगे बदसलूकी करना शुरू किया, तो बर्दाश्त तो किए, हम सब चीज़ बर्दाश्त किए उसकी, लेकिन हम सही मौके का इंतज़ार करते रहे।
कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा इसको हम सबक ज़रूर सिखाएँगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इस गैंग में लास्ट लड़की मैं हूँ। मेरे बाद किसी गैंग की लड़की या किसी गाँव की लड़की या किसी घर की लड़की को बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना करना पड़े। मैंने मैंने 2-3 बार जैसे ट्राई किया, भागने की कोशिश की, तो जैसे पकड़ गए तो उस समय बहुत हालात मेरे बहुत नाज़ुक कर दिए गए थे। मार-पीट हर चीज़ से मुझे मतलब दिया गया था प्रताड़ना। 24-24 घंटा खाना-पानी नहीं दिया जाता था मुझे। तो उसके बाद जितना उसने मेरे संगे अत्याचार किया, वो मेरी मानसिकता इतनी कठोर बन गई, लेकिन उसके सामने मैं हँसती रहती थी। आपने बहुत से वीडियो देखे भी होंगे कि मैं जंगल में हमेशा हँसती नज़र आती थी। जितने भी पत्रकार जाते थे, कभी मैं ये अपने मन में ये नहीं रखती मतलब ज़ाहिर होने देती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ़ खोज ये लगाती थी सबसे पूछ के कि मतलब जब लोग नए जाते थे कि गैंग से मतलब बिहार में हम जहाँ रुके हैं, यहाँ से शहर कितनी दूर है? यहाँ से गाँव कितनी दूर है? यहाँ से रोड कितनी दूर? बस मुझे एक ही चीज़ तलाश रहती थी, सिर्फ़ सही मौके की। तो फिर धीरे-धीरे जब समय कभी बीत मौका मिला? बहुत बता तो रही हूँ, भागे 2-3 बार हैं, लेकिन नहीं पकड़ पाए क्योंकि अब जंगल के बारे में इतनी मुझे तो जानकारी थी नहीं। अच्छा, कभी ऐसा भी समय था कि आप निर्भय दूसरे के साथ कहीं डाटा ऊपर डाल दिया, ध्यान में कुछ भाग गए? एक बार गए थे, एक गाँव था, उस गाँव का नाम याद नहीं, ठाकुरानी का गाँव था कोई, तो वहाँ गए थे तो हम मतलब हम लोगों को नहीं ले जाया जा रहा था, तो हम निर्वैस गए थे कि ऐसा है कि आप लोग डकैती डालते हैं, एक बार हम भी देखेंगे कि कैसे डकैती डाली जाती है। लेकिन हम इस मकसद से गए थे कि वहाँ से कुछ हमको ज़रिया मिल जाए, या भागने का भागने का? या कुछ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमको पता ही नहीं जाती थी। तो निर्भय कहने लगा कि चलो ठीक है कि अब तो मान लो ये हर चीज़ से मतलब गैंग में सम्मिलित हो ही चुकी है, हँस रही है, बोल रही, कोई इसके मन में चल नहीं, भागेगी तो आए नहीं अब। जो कि क्योंकि उसने मेरी फ़ोटो वगैरह सब सोशल मीडिया पे दे रखी थी और उसने मुझे ये कहा भी था कि अगर तुम भागोगी, तो तुम्हारे घरवालों को पुलिस पकड़ ले जाएगी, तुमको पुलिस पकड़ ले जाएगी। मतलब एक उसने जैसे हम कि अब हमें भागना ही नहीं, जब मेरे ऊपर तुमने ये करवा दिया तो क्या मतलब ही नहीं बनता है। तो गए डकैती डालने को। एक लड़का ऊपर चढ़ा पहले पीछे से, तो काँटा लगा के नहीं जो चढ़ा जाता है, एक लड़का चढ़ा ऊपर, तो सब बाकी लोग खड़े थे। तो जो मेन गेट होता है जब खोला गया, तो जिस लड़के की अपहरण होने की मतलब वो थी लगाया गया तो लोकेशन कि ये लड़का आएगा, वो शायद किसी नौकरी में था कि आएगा तो आज शायद रात में आएगा, कोई मुखबिर, और वो भी मुखबिरी उसी के घर वाले लगवाई थी, ये देखिए, उन्हीं के परिवार ही वाले। परिवार के लोग? देखिए, घटना जब भी होती है कि जब, ये सब दिमाग में रखिएगा, घटनाएँ तभी होती हैं घर की, क्योंकि घर की चीज़ें हमारे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता बाहरी, ठीक है? पहली चीज़। और जब परिवार ही के दुश्मन लोग बन जाते हैं ना, तो सबसे खतरनाक लोग होते हैं। परिवार ही के लोग मुखबिरी लगाए थे, तो कहे थे कि यार लड़का आएगा, लेकिन लड़का का भाग्य अच्छा था कि लड़का उस दिन आया नहीं। किसी कारणवश वो रुक गया अपनी किसी के मतलब रिश्तेदारी में, और हम लोगों ने यहाँ से चल दिए थे। जब घर खोल के अंदर घुसे हैं तो पता चला कि वो लड़का तो है नहीं। अब भाई निर्भय गया है तो खाली तो लौटेगा नहीं। तो उसने कि ठीक है इसके बाप को उठा लीजिए। तो बाप को मतलब उठा लिया गया वहाँ से। उठाने के बाद फिर सामान-वामान देखा गया कि कहाँ क्या है। पूछा कि औरतों से कि जेवर-एवर कहाँ है? तो कि हमारे पास तो जेवर है ही नहीं। तो बोले कि जेवर-एवर कुछ नहीं, बस आदमी को उठाओ लेके चलो, अपने आप ही जेवर लेके आएगा। बस इतना देखा था। क्या कभी ऐसा भी आपके सामने आया कि किसी को उठा के लाया हो और वसूली किया हो और नहीं वसूली होने पे उसकी सज़ा भी मिल गई हो? ऐसा का वाक़या कभी आपके सामने? मेरे सामने देखिए 2 लड़के आए थे, एक पांचाल नाम का और एक मतलब नाम उनके कुछ और थे, जैसे गैंग में नाम दूसरे रखे जाते हैं, जो गाँव के नाम होते हैं पर्सनली, उनको गाँव मतलब गैंग में नाम सम्मिलित नहीं करते हैं। तो जो पकड़े होके आती थी, तो उनके भी नाम हम लोग चेंज कर देते थे, अलग-अलग ज़रूर। ना हाँ, अलग-अलग नाम से बुलाते थे। तो एक को बारामासी कहते थे, उसका वैसे नाम अवधेश था कुछ, अवधेश करके था लड़के का, और एक को पांचाल कहते थे। तो इन लोगन की पकड़ मतलब 1.5 साल हो गई थी, नहीं छूटी थी, और 1.5 साल में नहीं जब छूटी है, और उसी समय हमने ये घटना भी कर दी थी निर्भय से बगावत करके। अच्छा, उनकी मैंने एक बार मदद भी की, लेकिन दुर्भाग्य उन लड़कों का ये रहा कि जैसे जो लड़के जो थे, जो पकड़ के आई थी, वे मेरी सेवा-पानी बहुत करते थे। जैसे पानी लो, कभी कुछ लो, कभी कुछ लो, और हम जैसे सदस्यन से ज़्यादा पकड़ों पर से बातचीत ज़्यादा करते थे
कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके माँ-बाप क्या करते हैं, मतलब उन लोगों से ज़्यादा क्लोज़ तरह बना रखते थे। तो जैसे खान-पीन की बातें होती थी, तो सबसे पहले हम पकड़ों को खिलवाते थे लड़कों से कह के कि भाई इन लोगों से पैसा लेना तो इन लोगों को तंदुरुस्त रखो, सामान लदवाना तो तंदुरुस्त रखो। तो कहते थे ठीक है। तो उसमें से 2 लड़के जो थे, उनको हमने निर्भय की एक बार चाबी चुरा के दे दिए। ताला डाल दिया था ना रात में। तो उन लोगों को तो उसमें से एक लड़का को रतौंधी आती थी शायद, रतौंधी आती थी। तो मैंने क्या किया, तो हमें पता नहीं था कि रतौंधी आती है। मैंने उस लड़के को बताया भी कि मैं दिन में जब मैं गई थी ऊपर पूरी डड़िया देखने के लिए, तो वहाँ से काफ़ी दूर तक रोड दिख ही नहीं रहा था मुझे। तो मैंने लड़के से कहा कि हमने कि यहाँ से जब जाओगे करीब 1.5 किलोमीटर और जब ये पगडंडी पकड़ोगे तो सीधे तुम एक गाँव में लगोगे जाके और गाँव से सीधा तुम्हें रोड मिलेगा। तो कही ठीक है मालकिन। मैंने चाबी चुरा के निर्भय की दे दी। उसमें से वो लोग रात में जब निकले हैं 10:30 से 11 बजे, जब पूरा गैंग सो गया था और निर्भय भी दारू पी के लेट गया था। अच्छा, वो दारू पी के लेटने के बाद अगर दारू पिए होगा तो फिर तुम कितना भी उसके ऊपर लंगड़ा बजाओ वो नहीं उठेगा। इतनी उसकी थी। तो जब भगाया तो ऊपर से वो लड़का एक जो जिसको रतौंधी आती है वो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो जो पहरेदार थे वो जान गए कि मतलब कौन है कौन है। तो अब भाई लड़का छुप तो गए। अब मेरे भी मन में ये दुख लगी थी कि कहीं ये लोग बता ना दे कि भाई मेरे पे सबसे पहले टारगेट हम ही बनाएगा, कहेगा कि घर का भेदी लंका ढाए वाली हालत हो जाएगी मेरी। तो हमने कि यार भगवान अब बचा लेना इन लड़कन को, लेकिन कहाँ बच पाएंगे लड़के, जिनको रास्ता पता नहीं। और फिर 80-90 लड़के गैंग में सब एकदम छिछरे आ गए ढूंढने के लिए लेके टॉर्च, दोनों पकड़ गए। फिर लाठी वाले और श्याम जाटव के बारे में तो सुना ही होगा आपने। तो श्याम जाटव भी गया वहां पर, तो उन लड़कों को पकड़ा। तो मैंने श्याम से धीरे से कहा, मैंने श्याम वो गलती से लगता चाबी मुझे से गिर गई थी, लेकिन यार क्या करें, अगर निर्भय को ये पता चलेगा तो ये नहीं कहेगा, ये कहेगा तूने जानबूझ के चाबी दी होगी। और निर्भय अच्छा श्याम की बात मानता था। तो हमने जब श्याम को सारी बात बताई, बोले श्याम गलती से लगता चाबी गिरी है, इसमें मेरा दोष कुछ नहीं है और निर्भय जानेगा तो मुझे बहुत मारेगा। तो कहने लगा चलो ठीक है, हम उस चीज को हैंडल करते हैं। फिर जब निर्भय जगे तो दोनों को बुलाया गया, बहुत मारा भी गया उन पकड़ों को। तो जब पकड़ों को मारा गया उसके बाद पूछे कि चाबी कहाँ से पाई हो, तो कहने लगा कि चाबी दरअसल मेरी गिर गई थी। आप लोग बिस्तर हटा रहे थे तो गिर गई थी तो चाबी हम पा लिए। अच्छा लड़के तो भगवान वो मर तो गए बेचारे, लेकिन उन लोगों ने मेरा नाम नहीं खोला कि हमको मालकिन ने चाबी दी। जैसे आप वहाँ पे रही और हम्म। तो अन्य लोगों का भी जैसे निर्भय गुजर को आप बता रहे हैं, मारता था पीटता था आपके साथ, उसके बाद अन्य सदस्य जो थे उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा था? जैसे 80-90 सदस्य थे, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप जो कहना चाह रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि देखिए गैंग में अगर औरत हो लड़की हो और जो मेन मुखिया, वहाँ ऐसा नहीं है कि धांधलागिरी नहीं चलती है, फिल्म नहीं है कि फिल्म में एक औरत उठा लाए और सब लोग नहीं नहीं इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो नहीं नहीं ऐसा होता है। मेरे पूछने का वो मतलब नहीं था। जैसे होता क्या है कि घर में अभी एक लड़का है, हम्म। एक लोग अगर मार रहे हैं तो फिर दूसरा आता है वो भी मार व्यवहार कैसा? अच्छा, मैं नहीं व्यवहार के बारे में नहीं, मुझे केवल सिर्फ निर्भय के अलावा, अब भाई निर्भय से मेरा रिश्ता जुड़ा, उनसे मेरी शादी हुई, तो गैंग के सदस्य की तो औकात है नहीं कि मेरे ऊपर हाथ लगा दे। नहीं, हाथ लगाने वाली बात नहीं, उनका आपके प्रति जैसे सम्मान का जो नजरिया होना हम्म। चाहिए उनका क्या था, मैं ये नजरिया उनका जैसे था ये कि वो मेरे स्वभाव से बहुत अच्छी तरह परिचित थे कि हंसमुख है, हमेशा अच्छे से बोल, क्योंकि मैंने कभी किसी संग गलत व्यवहार नहीं किया है। लेकिन हाँ, जब निर्भय के साथ जब ये बगावत कर देते तो कुछ लोग जो निर्भय के खास थे, जैसे लाठी वाले थे, किशोर जी थे और एक दो लड़के और थे, तो वो निर्भय के कुछ वफादार ज्यादा थे तो थोड़ा विरोध करते थे। मुंह से नहीं करते थे, तो कुछ मम्मी बोलते थे तो हम साले कहते थे तुम लोगों की उम्र इतनी हो, हम कहते थे साले मम्मी बोला तो तो कहने लगते थे कि मालकिन आपका ओहदा बड़ा है, आप छोटी हो उससे मतलब नहीं, आपका ओहदा बड़ा है ना, इसलिए मम्मी बोलना बहुत जरूरी है। और जो गैंग के और भी आपने सुने होंगे कि रामवीर, अरविंद, सलीम और चंदन यादव का गैंग था, जितने भी लोग थे सबकी हम ज्यादातर मम्मी लगते थे या भाभी लगते थे। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी हुई थी 2004 में और 26 जनवरी के दिन। तो शादी की क्या? वहां पर जिस दिन शादी हुई थी तो मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि मेरी शादी है।
सुन लीजिए पहले कान खोल के। मुझे बिल्कुल भी नहीं। जैसे शादी हुई थी, क्योंकि निर्भय कुछ चीजें ऐसी होती थी ना, वो गोपनीय रखता था वो चीजें नहीं, क्योंकि कहते हैं कि औरतों की मुंह में बात नहीं रुकती है, बता देती हैं। तो गैंग में तो अक्सर कर गैंग गांव के हजारों लोग आते जाते थे निर्भय के यहाँ। तो कहीं ऐसा नहीं कि बात खुल जाए, पता चल जाए। तो ये शादी वाली जो चर्चा थी, सिर्फ 8 ही 10 लोग जानते थे, जैसे निर्भय के खास खास लोग। बेहड़ में 3-4 लोग जानते थे, बाकी बाहर के जो पूरा डेकोरेशन करवाना चाहिए, और जो जिन लोगों को मतलब नेटवर्क की तरह उनको रखना था कि पुलिस की गतिविधि क्या है या गांव की गतिविधियां क्या है, वो ऐसे लोगों को वो कॉन्टेक्ट रखा था, खाली वही लोग जानते थे जो निर्भय के खास थे। तो जब मुझसे कहा गया कि एक गांव में चलना है, वहां शादी है, तो तुमको क्या पहनना है, तो हमने भी हंसी में कह दिया कि भैया मालिक कि शादी में चलना है तो पैंट पहन के तो मजा आएगा, पैंट पहनाओगे उसके ऊपर सोने की हमको तुम कमर कंधनी लगवाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी ना, तो लहंगा बनवा दीजिए। तो कि अच्छा लहंगा पहनना है शादी में, तो हमने कि अगर बनवा दोगे तो पहन लिया जाएगा। अच्छा, मैं किसी और की शादी समझ रही, मैं अपनी नहीं समझ रही थी। तो फिर हमारे लिए सरला के लिए लहंगा बनवाया गया, और लहंगा बहुत महंगा भी था। ये बात एक बार नहीं बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है, और लहंगा के ऊपर बहुत बड़ा विषय भी बन चुका है। तो भाई जब लहंगा वहंगा सब कुछ आ गया, डॉक्यूमेंट सब हो गया, तो बोले कि गांव चलना है, 6 बजे निकलना है यहाँ से। और निर्भय ने 26 जनवरी इसलिए चुना था कि जितनी पुलिस डिपार्टमेंट जितने भी होंगे सब तो झंडा के वहां में चक्कर में हुई हैं, और जितने हुए हैं कि वो अपनी अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उस समय निर्भय अपना झंडा फहरा लेगा। वो ये चक्कर में था। तो वहां सिद्ध बाबा का मंदिर था, तो पूरा गांव वाले ही मिलके पूरा डेकोरेशन वगैरह कर रखे थे, पंडित पंडित बुला के। जब मैं गई हूँ, तो वहां पर एक लड़की थी ब्यूटी पार्लर की, तो वो मुझे बुलाने आई कि मालकिन आप चलिए। तो मैं कि ब्यूटी पार्लर वाली यहाँ, वो भी गैंग में, तो वो भी बुलाई थी इटावई से। तो वही सजाया बजाया गया, उसके बाद पता चला कि मेरा ही शादी है। तो आपको क्या क्या था? अब कैसा लगा, झटका लगा जैसा लगना चाहिए था, झटका था कि मेरी शादी, मुझे नहीं पता है। और कितने साल बाद शादी हुई? 6 महीना के बाद। हाँ, 6 महीना। 14 साल में ही आपकी शादी हाँ, बहुत। अरे आप देखिए ना पुराने वीडियो जो राजेश बादल ने जो शूट किए हैं शादी के बाद की है, तो उसके बाद शादी ब्याह निपटाया गया। और कहते हैं कि बदमाशन का तो चल नाम ही बदनाम, और उसके शादी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी गए थे, माने नामी ग्रामी लोग गए थे उसकी शादी में। अब नाम तो नहीं बता सकते भाई। कुछ चीजें हैं वो जहाँ है वहीं छुपी ना, वो ज्यादा बेहतर है। अब जो वो तो दुनिया में है नहीं, अगर वो होता तो खुद ही बोल देता, है ना। तो जब शादी ब्याह हुआ, उसके सवेरे की पता चला वहां सैसो थाने में कि निर्भया तो शादी कर लिया है और पूरी जनता घूम रही है, तो पुलिस तुरंत ही एमपी की और सैसो थाने की पुलिस पहुंच गई वहीं पर उसी जगह पर यहाँ शादी हुई। जहाँ शादी हो। उसकी थोड़ी दूर पे हम लोग रुके थे, बस गोली चल गई। गोली चल गई, उसी में लहंगा वगैरह सब छूट गया था। और जब लहंगा वगैरह छूट गया, तो फिर निर्भय ने घोषणा कर दी कि अगर मेरा लहंगा औरत को नहीं दिया गया, पूरे गांव में हम बर्बादी कर देंगे। तो सैसो थाने के गांव के बगल के उसने कर 8 अहीर पकड़ यादव पकड़ लिए कि औरत का लहंगा वापस करो, नहीं तो हम 8 यादव उनको मार देंगे। फिर बीच के जो बिचौलिया वगैरह होते हैं, उनने समझौता वगैरह करवाया कि भाई जो रजिस्टर पे एक बार चढ़ गया, क्योंकि पुलिस उस समय उत्साह हो जाती है ना कि आज मैंने गैंग का लीडर को भगाया, उनके इतने कपड़े छुड़वा दिए। भाई हर कोई अपने अपना नाम कमाने के लिए करता है। तो उन लोगों ने तो रजिस्टर में चढ़ा दिया था, लेकिन फिर निर्भय को पैसा ऐसा कुछ दिया था शायद, देके बात को खत्म किया गया था। फिर वो लहंगा नहीं दिखाया। लहंगा कहाँ जाए, एक बार रजिस्टर चढ़ जाएगा फिर वो चीज नहीं मिल सकती है ना। लेकिन हाँ, अच्छा, उसने जो उसका शादी मुआवजा ले लिया था। जो शादी आपकी हुई थी जैसे यहाँ पे हुई थी, आयोजन हुआ था या नॉर्मली? नॉर्मली नहीं, शादी की जैसे क्या खाना पकवान वगैरह सब बनवाए। वो 2 दिन पहले ही से वो ट्राई बनवा रखा था। बता नहीं रहे हैं, कुछ गोपनीय लोग थे जो उसके काम धंधा में लगे पड़े थे। और 26 जनवरी जोड़ा था, खाली उसको जाना था, बस शादी करनी थी, वापस बिहार में आना था। उसका काम इतना था। अच्छा, जो ये माल ये का उनके वो कहाँ खपाते थे, कहाँ पे? देखिए मेरे सामने डकैती कटी नहीं हुई, खाली एक अपहरण वाला हुआ था। बाकी निर्भय गैंग का लीडर था, वो कभी किसी की पकड़ करने नहीं जाता था। पहली बात तो वो एकाएक कभी ऐसा गांव में ऐसा कोई मकसद पड़ गया तो जो गया है, बाकी वो नहीं जाता था। उसके जो नेटवर्क थे बहुत ऊंचे ऊंचे थे, बहुत दूर दूर तक के नेटवर्क थे।
वो गाँव से नहीं, वो शहरों से पकड़ होके आती थी, और वो पकड़ ऐसे नहीं होती थी, जैसे आप हमसे मिले, ये तुमसे मिले, ये उनसे मिले, इस तरीका होती थी एक-दूसरे की खोज। और जब देख लेते कि ये मोटी मुर्गी है कि हाँ, ये 50 लाख या 1 करोड़ रुपया दे सकता है, तो ये बच्चा उठाएगा, आपको सौंपेगा, आप उठाओगे, इनको सौंपेगे, इनके द्वारा गैंग तक पहुँचेगा। हाँ, पर्सनली निर्भय तक नहीं जाएगा, निर्भय तो नहीं जाता करने। हाँ, अरे निर्भया के नेटवर्क बहुत ऊँचे जूते थे। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि अ, आपने कभी असलहा-वसलहा चलाने की कोशिश की? भैया तुम वही बतिया कहा था कि लड़कियाँ रह रही, तुमने नहा हुआ कि नहीं नहा हुआ? नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने असलाह तो यहाँ चलाया नहीं, जब आप वहाँ पहुँची और गैंग में वो शामिल हो, तो हुँ। फिर असलाह चलाने की उन्होंने ट्रेनिंग दी या सीधे असलाह आपको पकड़ा दिया कि आप नहीं, ऐसा है कि जब मैं यहाँ गई थी, तो हालाँकि मेरे घर में तो वही राइफ़ल का लाठी भी नहीं घर में मिलेगी। अब जब वहाँ गए हैं, अब जब इतने लोगों के बीच में रहे, तो भैया असला तो सीखना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सीखोगे नहीं तो मरोगे, ठीक है? और फिर दूसरी चीज़ हमने भी ये सोचा कि आत्मरक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। जब वहाँ रहना इतनी भेड़ियों के बीच में है, तो भैया सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो भई असला के मामले में तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें कोई भी मिल जाए चलाने के लिए, हम धड़क देते थे। हाँ, अरे हम बता नहीं, मेरे पास जो भी असला थे, मैं सब यूज़ करती थी। मैं सब चलाती थी, और सबकी सफाई भी मैं ही करती, मैं और श्याम ही करते थे। हाँ, कभी डर नहीं लगा? तो जब ऐसी जगह पहुँचे फिर डर की क्या, जब जो कछु था वो तो चला ही गया, अब मरी लाश को क्या करना है? उसको काहे का डर, है ना? अच्छा, जब आपको पता चला कि हुँ। बाद आपको कैसा महसूस हुआ या फिर क्या भैया आया देखिए, था? निर्भया मर गया तब तो हम इटावा जेल में थे, क्योंकि हम 31 जुलाई। थोड़ा-सा आगे चले गए। सबसे पहले क्या कारण रहा कि आपने सरेंडर देखिए ये मैं जानना है। देखिए मेन चीज़, हम अपराधी दुनिया में थे नहीं। मेरा परिवार बहुत सीधा-साधा था, और हमको आप जानते ही जब ज़बरदस्ती ले गए, तो वहाँ हम रहे ज़रूर हैं, लेकिन मेरी आत्मा वहाँ गवाही नहीं देती थी। वहाँ की जो अपराध संख्या जो बढ़ती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहाँ जो नन्हे से बच्चे लाए जाते थे, उनको माँ की को जैसे कैसे-कैसे बिलखते थे, उनकी माँ कैसे बिलखती हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा ये कहती थी निर्भय से कि आपने जो किया, आत्मसमर्पण कर दीजिए, अपनी एक अच्छी-सी ज़िंदगी जिए। लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं माना। तो वो धीरे-धीरे ना बगावत बढ़ती रही, और जब निर्भय ने एक पंडित जी का मर्डर कर दिया था, एक बुजुर्ग पंडित जी थे, उनका मर्डर कर दिया, बस वहीं से मेरे मन में एक ग्लानि हो गई थी। यानी बताइए, जो पल भर में आदमी अभी जीवित था, इसने ज़रा-सी लापरवाही में मर्डर कर दिया है। और इसके दोषी कौन? तो कहते हैं ना कि करने वाले से देखने वाला बहुत गुनहगार होता है, और हम इनके साथ में रह रहे, तो कहीं न कहीं हम भी गुनाह ही कर रहे हैं। तो हमने निर्भय से कहा कि मतलब हमको यहाँ नहीं रहना है, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। नहीं माने। उसके बाद निर्भय ने 1-2 घटना ऐसी कर दी, जो हमने आपको बताया है कि गाँव में जाके औरतों के साथ, उसके साथ, तो वो जो उसकी पुत्रवधू थी, उसके साथ मैंने ऐसा देखा था। तो उस चीज़ को मैंने बगावत की। मैंने कि आप मतलब रिश्तों के लिए आपका कोई मार्ग नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो सबके सामने कि ये मेरी पुत्रवधू है। पुत्रवधू मतलब बेटी के बराबर होती है, और तुम इस तरह का ये हरकत कर रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आई है? तो वो मुझको एक मार दिया थप्पड़। वो काफ़ी लोग बैठे थे, उस समय शायद पत्रकार भी आए हुए थे, तो मैंने ये बात सबके सामने कहे थे। तो उस बात को दबा दिया गया, और मुझे मतलब वहाँ चुप कर दिया। बस मैंने ठान ली कि अब हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, चाहे मैं जिऊँ चाहे मरूँ, आज के बाद मेरे अलावा कोई लड़की तो तेरे गैंग में नहीं सम्मिलित होगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वहाँ से मैंने रणनीति चालू कर दी बनाना कि मुझे भागना। फिर निर्भय का गरूर भी तोड़ना बहुत ज़रूरी था। जो निर्भय कहता था कि औरत को हम चाहें तो कैसे नचा सकते हैं, कि हमसे बगावत करके पहली बात तो यहाँ से गैंग से निकल नहीं सकती है, कि मुन्नी पुंडा निकले हैं और हमने 1 हफ्ता के अंदर पकड़ के उनको मार दिया। तो हमसे जो बगावत करेगा वो मारा जाएगा। हमने कही अगर मेरी किस्मत में तेरे हाथ की लिखी है मौत, तो विधि के विधान से हम बदल नहीं सकते हैं, और यदि मेरी मौत तेरे हाथ नहीं लिखी है, तो तू हमें मार नहीं सकता है। बस मैंने वहाँ से ठानी, और जो श्याम जाटव था उससे हमने थोड़ी दोस्ती बढ़ाई। उसको दोस्ती बनाई, और उसको ढाल बना के, जैसे उसको जंगल के बारे में जानकारी थी और हमको शहर के बारे में जानकारी थी। बस दोनों लोग मिले, भागने का प्लान कर लिया।
आप दोनों लोगों ने साथ किया। हाँ। अब आगे कितने साल तक जेल में रही? जेल में? अरे बेटे यही मत पूछो। जेल की ये देखिए, दुनिया की पहला दस्तूर ऐसा होगा कि हम जब 15-16 साल की उम्र थे, और हम तो कहते हैं, दावे से कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में कितना भी, जब जितने समय मैंने आत्मसमर्पण, उस समय मेरी उम्र देख लीजिए, और अगर चाहते तो अधिकारी हमको, और हालाँकि हम ये बात जानते भी थे कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हमको तो खुद अपहरण करके ले गए। अब दुर्भाग्य ये है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर तुम्हारे संगे अपहरण हुआ तो तुम्हारे घरवालों ने मतलब रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? अरे रिपोर्ट तो उसकी दर्ज कराई जाती है जिसकी कोई सुनता है। जिस समय निर्भया की बोलबाला, किसकी हिम्मत है जो रिपोर्ट दर्ज करवा ले जाके, हैं? तो अब हम प्रूफ तो दे नहीं सकते। जब मैं खुद स्वयं तुम्हें प्रूफ दे रहे, अगर आपको फिर भी नहीं यकीन था, तो आप मेरा मेडिकल करवा लेते कि मेरी उम्र कितनी होगी उस समय। लेकिन ये सब चीज़ नहीं देखी गई। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया, फिर आजीवन की सज़ा पड़ गई, और 12 साल 6 महीना जेल कटवाने के बाद मुझे जुनाइल घोषित किया गया। तो आप सोच लीजिए कि ये भाग्य कैसा होगा मेरा। कोर्ट के इस फैसले पे आपका क्या है? हम कोर्ट क्या, क्योंकि मेरा कोई सपोर्टर नहीं था। पिताजी की डेथ हो गई थी, और आजकल आप तो जानते ही हो, आजकल भाई जब शादियाँ ब्याह हो जाती वो अपने घर गृहस्थी में मतलब मगन हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम पुलिस के झमेले में पड़े या किसी और के झमेले में पड़े। तो कौन कहाँ मर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। और बूढ़ी माँ वो क्या कर सकती है अकेली? तो हमारा कोई सपोर्टर तो था नहीं कि वकील अच्छा करा जाए, उस चीज़ को अच्छे से लड़ा जाए और सरकार की तरफ से कुछ वो मिले। तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, तो भाई उस तरह मुझे जेल काटनी पड़ी। जब आप बगावत की थी, तो उस समय निर्भया ने आपको कोई इनाम घोषित किया हाँ, 21 लाख का इनाम किया था, जिंदा या मुर्दा। करने का? हाँ। आपको ये पता कब चला? अरे तो तुरंत ही जब हम निकले वहाँ से, तुरंत ही निर्भया को तो हमें लगा था हैजा पड़ गया वो तो कि नीलम गुप्ता और श्याम जाटव भाग गए हैं। 21 लाख का इनाम, जिंदा या मुर्दा, जो क्योंकि निर्भया की सबसे बड़ी नाक मैंने कटवा दी थी ना। जो उसने एक सम्राट खड़ा किया था, साम्राज्य कि समाज के आगे कि मुझसे कोई बगावत करके निकल नहीं सकता, और वो भी जरा सी लड़की हमको धोखा देके निकल गई। तो वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गया था बहुत ज्यादा, इसलिए उसने जेल से आप बाहर आई होंगी तब तो उसका एनकाउंटर नहीं, मेरे सामने, जैसे हम जेल में 2004 31 जुलाई में आ गए थे, और निर्भया का 2005 में इनकाउंटर हुआ था। आपकी जेल से निकलने के बाद हाँ। नहीं, जेल से निकले हैं। अरे हम तो निकले 2016 में। तो आप जेल में ही थी तभी। हाँ, 2004 में मैं निकली हूँ। आपको क्या लगता है कि कैसे पुलिस ने उसको इतने सालों तक नहीं पकड़ पाई और देखिए कुछ चीजें होती क्या है ना, जब कुछ चीजें खुफिया जानकारी होने लगती, जैसे हम और श्याम बगावत करके निकले थे, तो कुछ चीजें हमने मतलब प्रशासन की मदद की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पूछा कि देखिए, अगर तुम चाहती हो सच में कि कोई की जिंदगी बर्बाद ना हो, किसी लड़की की या किसी लड़के की, तो आप मुझे बताइए उस चीज के लिए। तो हमने कि देखिए, मेन चीज, बदमाशों का सबसे बड़ा ताकत होती है उनकी जनता, जो गांव के लोग, और वहां के लोग निर्भया को पूजते थे भगवान की तरह। और क्यों नहीं पूजेंगे, जिसकी बदौलत उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं, है ना? तो भाई वो लोग तो पूजेंगे ही। लेकिन जिसके घर बर्बाद कर रहे हैं उनका क्या है? भाई तुम पूज रहे हो क्योंकि तुम्हें मिल रहा है माल लूटा हुआ, तो तुम तो पूजोगे। और जिनके घर की बेटियां छीन ली गई हैं, जिनके बेटे छीन लिए गए हैं, उनका क्या? उनका तो दर्द रहेगा ना। तो भाई कुछ जो निर्भया के वफादार लोग थे, तो जो राशन पानी और ये सब चीजें पहुंचाते थे, हमने यदि लोगों को पकड़ लीजिए, निर्भया अपने आप ही टूट जाएगा। तो उनने पूछे कि कौन कौन है, तो दो चार लोगों के नाम जानते थे, मैंने बता दिए। उनके जाइए, आप वहां जाकर छापा मारिए, उनको पकड़िए, उनसे पूछिए। आज आप जेल से भी छूट चुकी हैं और पुरानी जिंदगी को आपने छोड़ दी। तो बागपत कहाँ है और आजमगढ़ कहाँ? तो वहां से यहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ, इसके बारे में नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, और जानना भी जरूरी है ये चीजें। इसलिए देखो होता क्या ना, इटावा में तो लोग हमें सब जानते हैं, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र पड़ जाता है। जब मैं हालांकि मैंने 3 साल इटावा जेल काटी है, बाकी प्लस जितनी भी जेल काटी मैंने लखनऊ में काटी है, नारी बंदी निकेतन, जो आदर्श कारागार के पास है। जब मैं 2016 में निकली हूँ, तो
मैं अपने घर गई। भाई एक इंसान की इच्छा होती है ना कि मेरे इतने साल के बाद मैं अपने घर जाऊँगी तो मेरे भाई, मेरे सब लोग परिवार के अपनाएँगे। तो जब परिवार से मतलब एक भाई या छोटी-मोटी मदद करता था तो वो उस समय सक्षम नहीं था और जो लोग करने लायक थे, उन लोगों ने मुझे अपनाया नहीं। तो जब अपनाया नहीं तो मैं चली आई फिर लखनऊ, लखनऊ 3 साल रही हूँ। कुछ दिन राजनीति में काम किए, फिर कुछ दिन मतलब गोपनीय स्तर से एक कंपनी थी, जिसमें मैंने 15,000 से चालू की थी काम। भई गुज़ारा करने के लिए करना है कि भई चोरी डकैती तो कर नहीं रहे, भई मेहनत करने में कोई चोरी नहीं है। तो अपना नाम परिचय बता के, छुपा के काम किए 3-4 महीना, 6 महीना। ऐसे धीरे-धीरे समय बीतता गया, तो फिर जब समय बीतने के बाद फिर एक दिन ऐसी मतलब जैसे मोबाइल पे बातचीत नहीं होती है, तो ये भी राजनीति में थोड़े थे, आते-जाते थे, तो इनसे ऐसी थोड़ी-थोड़ी बातें होने लगी। तो हम किस पार्टी से आप लोग राजी? जैसे आपने शिवपाल की जो नई पार्टी नहीं बनाए थे शिवपाल जी, हाँ, तो उसी में हमने उनके संगे काम किया है। उन हैं? प्रतिष्ठित समाज है। हाँ, तो उनके साथ मैंने काम किया था। जो अर्चना क्या थी वो? जो मैडम उन्हीं ने मुझे नियुक्ति भी करवाई थी। हाँ, तो कुछ दिन उनके यहाँ काम किए मतलब काम करने के बाद फिर जब बातचीत हो गई तो हम कहे छोड़िए, फिर लोग कहने लगे कि इटावा फिर हमने ये सोचा कि जब यहाँ कोई लेना-देना नहीं है, अपराध की दुनिया जब मैंने छोड़ी थी, तो साला हम समाज से इतनी दूर जाएँगे कि लोग हमें पहचाने ही ना। क्योंकि होता क्या है ना, अगर हम अच्छे से निकल भी गए ना, तो ये समाज इतना है, अगर अपराध कहीं होगा, नाम पहले मेरा आएगा कि यही रही होगी, पक्का यही कार्रवाई होगी। मर्डर-कत्ल कोई करेगा, यही कार्रवाई होगी। तो रोज़ कौन जाए वहाँ सफाई देने के लिए थाने दे दे। हमने सारी दुनिया ही छोड़ दी उधर। इसलिए आके आजमगढ़ में शादी की है, अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी जी रहे, अब बढ़िया ज़िंदगी चल आपकी रही है। नगर पालिका का चुनाव भी हुआ अरे वो इटावा में ना, वो इटावा में गए थोड़ा मस्ती किए थे। वो लड़ने का मूड नहीं था। ऐसा हुआ था ना कि मैं इटावा मैं गई थी कोई काम से, तो वहाँ कुछ जब मैं स्टेशन पे उतरी हूँ, तो एक पत्रकार मिल गए, तो वो क्या नाम उनका नाम था अ, अच्छा ही नाम था उनका, हरिओम करके, पत्रकार थे ईटीवी के। तो कह रहे नीलम तुम यहाँ? तो हमने हाँ यार ऐसे ही आए हैं, थोड़ा चुनाव देख रहे हैं कि नगर पालिका आया हुआ है, थोड़ा देख लिया जाए, एन्जॉय लिया जाए। बोले आप नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे? मैं क्यों? निर्दलीय नहीं लड़ सकते? अगर कोई पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तभी तो लड़ देंगे। खाली मतलब फेंक दी थी हवा में। तो वो भैया पूरी बात पूरे फैल गई कि नीलम जी लड़ने आई चुनाव। हालाँकि ना मेरे पास प्रूफ थे, ना मेरे पास क्या बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड थे और ना आधार कार्ड वहाँ का था, तो लड़ भी नहीं सकती थी फिलहाल। बस सारे उतने में मीडिया पूरी आ गई, बोले चुनाव लड़ने आ गई, चुनाव लड़ने। तो जो छोटी-मोटी पार्टी वाले नहीं होते, जो छोटी-छोटी पार्टी बनाए हैं, वो लोग भी आ गए अपना-अपना ऑफर लेके। नीलम जी हमारी पार्टी से जॉइन कर लिए। नीलम जी अरे नीलम जी जॉइन तो तब करें जब वहाँ पे कोई मेरी आईडी हो। बस खाली वो ऐसे ही मज़ा लिए थे और ऐसा कोई हालाँकि राजनीति में मुझे जाने का कोई दिलचस्पी भी नहीं है, मैं आपको सच बताएँ। क्योंकि जीवन में इतनी राजनीति हो चुकी है कि दूसरी राजनीति करने की इच्छा नहीं है। अच्छा जैसे आज आप सामान्य जीवन जी रहे हैं और परिस्थितियाँ भी सामान्य। मान लीजिए कभी ऐसा मौका, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, क्या फिर आप उस रास्ते पे जाने के लिए बदमाशी लाइन में? देखिए हम कहते हैं हम फिर भी एक बार कहेंगे कि जैसे बदमाश वहाँ के तो डिक्लेयर बदमाश हैं, कि जो गैंग में जा रहे हैं, वहाँ के किसी न राइफ़ल और हमें लगता है वहाँ से ज़्यादा अगर कहा जाए तो तुम्हारे समाज में डकैत हैं, बस खाली चेहरा पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ चेहरे कितने चेहरे लगाए जाते पता नहीं चलता इंसान का, वहाँ तो पता लगा सकता आदमी। फिलहाल यहाँ के दुश्मन से लड़े ना तब तो वहाँ जाएँ, सोचे दूसरे बारे में।